नमस्कार, टैंजिबल टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने जा रही हूं जो हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे हमेशा से दरकिनार किया गया है। इट हैज़ ऑलवेज बीन साइडलाइन। आज मैं बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगी और साथ ही साथ 3 विश्वसनीय रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है और उन रिपोर्ट्स में क्या कंक्लूजन आया है उसके बारे में मैं आप सबसे बात करूंगी। बेसिकली आज हमारी चर्चा का विषय है मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण। कुपोषण, सबसे पहले ये समझना होगा कि हम मैल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, कुपोषण किसे कहते हैं। पर्याप्त भोजन और जब पौष्टिक भोजन किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी युवा को जब नहीं मिल पाता है तो इसकी वजह से कई प्रकार की अस्वस्थताएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। और जो अस्वस्थताएं जो उत्पन्न होती हैं, जो प्रॉब्लम्स इससे आती हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, उनको हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट मैल न्यूट्रिशन। जब हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं जा रहे हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन की मात्रा जो है वो नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये डेफिशिएंसी डिजीज़ेस जो हैं उसका डेफिशिएंसी डिजीज़ेस हो जाती हैं। और आमतौर पर अगर आपने देखा होगा बच्चों में डेफिशिएंसी डिजीज़ेस जो होते हैं वो काफ़ी कॉमन होता है, जैसे कि रिकेट्स में बच्चों के जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। महिलाओं में एनीमिया पाया जाता है। जैसे अगर लड़कियों का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा गया, उनके न्यूट्रिशन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा गया बचपन में या फिर किशोरावस्था के दौरान, तब कई बार लड़कियां जो हैं वो एनीमिक हो जाती हैं। और यही लड़कियां, यही महिलाएं जो एनीमिक होती हैं आगे चलकर कुपोषित बच्चों को जन्म देती हैं। मैल न्यूट्रिशन की वजह से चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन बच्चों में ये पाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों का प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, उम्र के हिसाब से जो उनका वजन होना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता। और अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन की वजह से स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है बच्चों में। और ये सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि आगे चलकर मेंटल कैपेबिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। आज मैं मैल न्यूट्रिशन पे बात कर रही हूँ, कुपोषण पर बात कर रही हूँ। और बेसिकली मेरे आज के इस विषय का जो बेसिस है वो 3 रिपोर्ट्स हैं, वो 3 विश्वसनीय रिपोर्ट हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली आया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट और हंगर वॉच की रिपोर्ट। इन तीनों रिपोर्ट्स का बेसिकली सारांश यही है कि भारत में भूख जो है वो आज भी एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। और इनफैक्ट अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट की बात करें जो 22 राज्यों में कंडक्ट किया गया है, उसमें कुपोषण के जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। और साथ ही साथ महिलाओं में एनीमिया आम हो गया है। इनफैक्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे भी बात करना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये सूचकांक अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आउट ऑफ 107 कंट्रीज़ भारत 94th पोजीशन पे है। और इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो कि भारत जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, ऐसे जो देश हैं उनसे भी वो पीछे चल रहा है, भारत पीछे चल रहा है। तो ये इस पर चर्चा करना लाजमी हो जाता है। हालांकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, जो शिशु मृत्यु दर की जब हम बात करते हैं तो उसमें कमी आई है और इसका एक मेजर कारण टीकाकरण बताया जा रहा है। लेकिन जो परसेंटेज है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो कमी आई है, अगर उसके परसेंटेज को, उसकी तुलना हम करें अन्य देशों से, तो आज भी हमारे देश में वो काफ़ी ज़्यादा है। और इन रिपोर्ट्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुपोषण की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं 2020 की वैश्विक भूखमरी सूचकांक,
तो इसमें कुछ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जैसे जिसको मैल न्यूट्रिशन के लिए, कुपोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उनमें से कुछ पैरामीटर्स हैं गरीबी, आहार की विविधता का अभाव, मातृ शिक्षा के निम्न स्तर, ये कुछ प्रमुख कारण बताए गए हैं। और साथ ही साथ कुपोषण का एक बहुत प्रमुख कारण है वो है लैंगिक असमानता, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आज भी अगर आप गांव में जाइए और शहरों में भी कुछ ऐसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे महिलाएं जो हैं वो अंतिम में खाना खाती हैं, जो भी बचा खुचा होता है वो अंतिम में खाती है, तो जिसकी वजह से उनके खाने की जो गुणवत्ता है और मात्रा भी पुरुषों के मुकाबले बहुत कम हो जाती हैं। तो ये कुछ ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बताए गए हैं भारत में मैल न्यूट्रिशन के लिए, कुपोषण के लिए इन्हें जिम्मेदार बताया गया है। हंगर वॉच की जो रिपोर्ट है, जो हंगर वॉच सर्वे है, ये इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सर्वे किया गया है। और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कंक्लूसिवली ये दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे कई सारे फैमिलीज़ हैं, ऐसे कई सारे परिवार थे जिन्होंने बिना कुछ खाए पिए अपनी रातें जो हैं वो गुजारी हैं। करीब 70% लोगों को भोजन की पौष्टिकता में लॉकडाउन के दौरान कमी आई है और 45% कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाने का इंतज़ाम करने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। हालांकि लॉकडाउन के दौरान तमाम तरह के जो स्कीम्स थे, जैसे पीडीएस स्कीम, मिड डे मील योजना और आंगनबाड़ी के जो केंद्र हैं उनसे जो सामग्री जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो उससे राहत ज़रूर मिली। लेकिन सर्वे से ये भी पता चला है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में कमी आई है, जिसकी वजह से नौकरियां, जिन लोगों ने नौकरियां अपनी गंवा दी थी उनको नौकरियां फिर से वापस नहीं मिल पाई हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। और आज भी उन्होंने स्कूल से बच्चों का नाम है वो कटवा रखा है। खाने का इंतज़ाम करने के लिए लोगों ने अपनी संपत्ति और अपने गहने तक बेच दिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि why after so many years of independence, why after more than 70 years of independence, the issue of malnutrition is not being solved or addressed properly। देखिए, भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहाँ एक छोर पर ऐसे लोग खड़े हैं जो मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं, ओबेसिटी की समस्या से जूझ रहे हैं और खुद को फिट रखने के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनको न्यूट्रिशियस पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा, जिनको न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल पा रहा और वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। देखिए, कुपोषण की जो समस्या है वो खाद्यान्न की उपलब्धता न होने के कारण नहीं है, बल्कि ये समस्या उत्पन्न होती है गरीबी से और लैक ऑफ अवेयरनेस से। ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को, लोगों की प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करती है। जो लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे लोग निर्धनता और कुपोषण के विशिष्ट सर्कल में फंस जाते हैं। सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए कई सारी अच्छी नीतियां बनाई हैं, पर उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। इनफैक्ट कुपोषण एक ऐसा इशू है जो आर्थिक विकास में बाधा बन सकता है और साथ ही साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत की छवि इससे मलिन हो सकती है। ज़रूरी ये है कि कुपोषित परिवारों की पहचान हो, उनको एक सेफ्टी नेट प्रदान किया जाए, एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के तहत उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही साथ भारत में जितने भी पोषण के अभियान हैं उनको जन आंदोलन में तब्दील करना होगा और सबकी जिम्मेदारी जो है वो तय करनी होगी। इनफैक्ट आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकर्ता हैं, आशा हैं, इन सब को ज़रूरी है कि पोषण योद्धा घोषित किया जाए
ये जो कर्मचारी हैं ये लोग किशोरियों को और माताओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएं, साथ ही साथ उनको बढ़िया खाना खाने के लिए प्रेरित भी करें, पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रेरित भी करें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो पोषाहार के पैकेट्स आंगनबाड़ी के द्वारा गांव में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, दलिया के जो पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो कई बार उसे लोग खाते नहीं हैं, महिलाएं उसे खाती नहीं हैं और उसे बकरियों को खिला देती हैं, उनको चारे के रूप में जानवरों को दे दिया जाता है। तो ये जागरूकता पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे रीजंस दिए हुए हैं, कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं जो कुपोषण के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में जैसे लैंगिक असमानता की बात की गई है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। अमूमन ऐसा देखा गया है कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में महिलाओं की जो स्थिति होती है वो दोयम दर्जे की होती है। अगर आप देखिए तो भारत में हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है, हर तीसरी महिला का बॉडी मास इंडेक्स कम है और हर चौथा बच्चा जो जन्म लेता है उसका वजन मानक से भी कम है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी स्थिति है जो कुपोषण की स्थिति को और ज़्यादा विकट बनाती है। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, उनके पोषण का ख्याल रखा जाए, क्योंकि यही देश की भावी पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। इसके लिए पुरुष प्रधानता की जकड़ को पूरी तरह से तोड़ना होगा। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि महिलाएं और एडोलेसेंट लड़कियां, जो टीनेज लड़कियां हैं, वो खुद को लेकर एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, क्योंकि स्वस्थ और जागरूक महिला ही अपना खुद का ख्याल रख सकती है, अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है और अपने परिवार का ख्याल रख सकती है। देखिए, विकास को सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता है। विकास सिर्फ आर्थिक वृद्धि ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना ही विकास है। जब ये सारे मानक स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तभी विकास होगा सही मायने में। सरकार के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इस पर चर्चा परिचर्चा करनी होगी, ताकि इस समस्या का समाधान निकल सके। इसी के साथ आपसे मैं आज्ञा लेती हूँ। मैल न्यूट्रिशन पे, कुपोषण पर हम अपने नेक्स्ट एपिसोड पे फिर कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।